हेलो एवरीवन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं एंड 2026 में दे विल बी एंटरिंग इनटू क्लास 11। तो ये पेरेंट्स एंड जो स्टूडेंट्स हैं दोनों के लिए ही ये वीडियो है। सबसे पहले इस स्टेज पे आके बच्चों के सामने या फिर पेरेंट्स के सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि अपना प्रोफेशनल करियर चूज करने के लिए आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहिए। मतलब अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि दे शुड गो फॉर इंजीनियरिंग और दे शुड गो फॉर मेडिकल लाइन। अब इसमें जो डिसीजन है वो डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, तो उसमें देखो कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। कुछ बंदे जैसे मे बी डिसाइडिंग इट बाय टॉसिंग ए कॉइन, कि हमने कॉइन टॉस किया, हेड आया तो इंजीनियरिंग एंड टेल आया तो मेडिकल लाइन। या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अपना कोई जैसे बोलते हैं चॉइस नहीं होता है, प्रेफरेंस नहीं होता है, एंड दे विल थिंक कि जिसमें मेरा फ्रेंड जाएगा उसी में आई विल गो। एक ये वे भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है कि एडवाइस फ्रॉम सम अंकल। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई मान लिया बंदा आपको एडवाइस कर रहा है विदाउट नोइंग योर इंटरेस्ट, योर कैपेबिलिटीज, और हमने जैसे बोलते हैं कि हर रोग के लिए हमने एक ही लाल तरह की दवा दे दी, तो उस तरह का चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि विदाउट टेकिंग एनी थिंग इन टू द कंसिडरेशन बस उन्होंने सुनी सुनाई बातों पे बोल दिया कि ऐसे कर लो, इस चीज़ में बड़ा फ्यूचर है। या फिर पैकेज कंपैरिजन, एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आजकल मीडिया में जो बड़े बड़े पैकेजेस दिए जाते हैं कि इतने सीआर की जॉब लगी, इसका ये हो गया, उसकी वजह से कुछ बच्चे ऐसा डिसीजन ले लेंगे कि मेरे को तो इस स्ट्रीम में जाना है। और इट कुड बी जैसे ग्लैमरस मूवी सीन देख लिया किसी ने, आयरन मैन को देख लिया और उससे फील हुआ कि अरे मेरे को तो यही बनना है आगे चल के, एंटरप्रेन्योर बनना है। जो क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्प्रेशनेबल एज है, रादर देन थिंकिंग थ्रू कि आगे जाके किस तरह की लाइफ होगी अगर मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में चाहता हूँ, कि एम आई बिल्ड फॉर दैट और नॉट, या क्या वो मेरे को एक्साइट करता है या नहीं। कुछ बच्चे ऐसे भी ट्रैप में फंस जाते हैं। या फिर इस एज में 9th-10th में यूजली अगर हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि आगे जाके क्या बनना चाहते हो, तो बहुत सारे बच्चे होंगे मैं स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट काइंड ऑफ रिगर इज रिक्वायर्ड टू डू दैट। और उसके जो पाथ है कि मतलब हमें एंड गोल दिख रहा होता है कि मेरे को वहां तक जाना है, क्योंकि वो चीज़ हमें बड़ी ग्लैमरस सी लगती है, रादर देन थिंकिंग थ्रू के उसके लिए जो प्रोसेस है, उसके लिए जो आपको घंटों तक एक ही सीट पे बैठ के जो रिसर्च करनी पड़ती है, उतना हमारा काम माइंड होना चाहिए। क्या हम ये सालों साल करने के लिए तैयार हैं? क्या ये सारी चीज़ें एक्साइट करती हैं? तो इस तरह के जो डिसीजन लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स आगे चल के काफ़ी लोग उसमें जैसे बोलते हैं परेशान हो जाते हैं। अब इस स्टेज पे आके पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये मैंने देखा है, मतलब आई एम टीचिंग फॉर पास्ट से 25 ईयर्स। तो उसमें मैंने ये भी देखा है कि इस एज पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के ऊपर काफ़ी जैसे बोलते हैं ना उनका इन्फ्लुएंस करते हैं, सटल वे में या फिर डायरेक्टली उनको ये बताते हैं कि तुम्हें इस स्ट्रीम में जाना चाहिए। उसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, दे आर लिविंग इन द पास्ट। अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मूव कर चुकी हैं, बट पेरेंट्स को जैसे यूजली अगर वो अपने टाइम पे भी उन्होंने मान लिया किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम को चूज़ किया होगा, तो दे माइट बी थिंकिंग के थिंग्स आर हैव नॉट चेंज्ड अ लॉट, और वो अपने ही माइंडसेट से बच्चे को गाइड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसे होता था, ऐसे करने से ऐसे हो जाता था। जबकि कंपटीशन एंड जो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन है और जो रिगर चाहिए वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सेकेंड थिंग इज कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाएं, जैसे कुछ कुछ पेरेंट्स, मतलब आई शुड नॉट से इट, बट अपने जो उनके अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होते हैं वो अपने बच्चों के थ्रू कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और विदाउट नोइंग या फिर विदाउट गिविंग अ थॉट टू द लाइक और डिसलाइक ऑफ द स्टूडेंट, वो उसी पे थोपने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा 10वीं तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, बहुत अच्छा पोटेंशियल हो, बट वो उसको उस डायरेक्शन में उसको पुश कर दे जहाँ पे वो उसका अपना इंटरेस्ट नहीं है बच्चे का। तो देखो किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल टॉप तक जाने के लिए आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होना जरूरी है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको वो कंपटीशन कंपटीशन फील नहीं होगा इफ़ यू आर इंजॉइंग द थिंग व्हाट यू आर डूइंग। और अगर आपको ज़बरदस्ती पुश किए कर दिया गया है तो आपको थोड़ा सा भी जो लोड है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, एंड वो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अपनी इच्छा नहीं थोपना चाहिए, बिकॉज देन स्टूडेंट मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल। ये खैर ये वाला जो फैक्टर है ये थोड़ा सा अब इसे कि डाइसी है, ये दूसरी डायरेक्शन में भी जाता है कि बिकॉज बच्चे की इंप्रेशनेबल एज इतनी ज़्यादा होती है कि सम टाइम यू विल फील बात करके ये बड़ा इमेच्योर सा डिसीजन ले रहा है,
कि उसके जो पैरामीटर्स है कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, वो बड़ा ही जैसे बोलते हैं ना कि बच्चों जैसा है। तो उस टाइम पे पेरेंट्स का हेल्पिंग हैंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो देयर शुड बी ए बैलेंस कि हम बच्चे को ऐसे ही बिल्कुल खुला ना छोड़ें विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। ये ठीक है, अगर वो आपको कन्विंसिंग रीजन नहीं लग रहा है तो आपको रिसर्च करके बच्चे के सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए कि देखो यहाँ पे ये चीज़ फ्लॉ है या फिर ये पॉजिटिव्स हैं। बिकॉज एज जो होती है बच्चे को काफ़ी इंप्रेशनेबल एज होती है, एंड दिस इज़ नॉट ए जोक। ये बच्चे का जो प्रोफेशनल करियर है 30-40 साल का, वो पूरा इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि किस स्ट्रीम में ही इज़ गोइंग। काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अपनी इग्नोरेंस की वजह से एक ब्राइट करियर को ही फिनिश कर देते हैं, किसी भी रीज़न से। इग्नोरेंस किसी भी लेवल पे हो सकता है कि किसी ने कुछ बोल दिया या उन्होंने अपने जो बाइसेस होते हैं वो बच्चे पे थोपने की कोशिश किया। तो हमारा डिसीजन है वो इसी सीरियसनेस के साथ होना चाहिए कि बच्चे को ये वाला जो डिसीजन है उसकी लाइफ लॉन्ग जो करियर है, उसका जो प्रोफेशनल करियर उसको अफेक्ट करेगा। तो उतनी ही जिसको बोलते हैं सीरियसनेस होना चाहिए, उतनी ही ज़्यादा हमारी रिसर्च होनी चाहिए, उतना ही ज़्यादा हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज दिस टाइम कैन नॉट बी रिवर्स आगे चल के। टेकिंग कंपटीशन लाइटली, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो बोलते हैं कि अरे पढ़ने वाले सब कर लेते हैं, एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि जो किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन है वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। विज विज ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बाकी लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो 9th-10th में ही काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लेते हैं। तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो सेम आईक्यू का बच्चा, क्योंकि ये इस मेंटालिटी से आता है पेरेंट्स की कि जब देखी जाएगी जब एग्जामिनेशन आएगा, या फिर कुछ पेरेंट्स बोलेंगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि कंपटीशन के लिए हमें मतलब भले वो IIT जेईई हो या नीट हो, उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा। पिछले 20-25 साल पहले जो वर्कलोड था और अब जो वर्कलोड है उसमें कितना ज़मीन एंड आसमान का अंतर आ गया है। बिकॉज अब चीज़ें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं तो सारे बच्चे तैयारी करें। अब सेम IQ के दो बच्चे जो 11th और 12th पूरा तैयारी करेगा, विज़ा विज़ एक बच्चा जो 12th पास करने के बाद करेगा, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका जो इग्नोरेंस है वो दैट इज समथिंग लाइक कि हम बच्चे के पैर में एक बहुत बड़ा वेट बांध दें और फिर हम बोलेंगे दौड़ो। इस तरह की चीज़ हो सकती है कि आपका जो डिसीजन है वो बच्चे के करियर के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है इफ़ इट इज़ नॉट प्रॉपरली वेल थॉट। तो अगर हम इन सब चीज़ों को छोड़ दें एंड वी वांट टू हैव ए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जहाँ पे बच्चा एक जिसे बोलते हैं ना कि जो आगे चल के अगर वो भले IIT जेईई की फील्ड में जाए, भले वो नीट की फील्ड में जाए, उसे एक पीक मिल जाए। वो एक चीज़ देख पाए कि आगे चल के जो प्रिपरेशन है उसमें किस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, कैसे पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, कहने के लिए तो अगर इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही पढ़ेगा जो वो 10th तक पढ़ रहा है। बट देर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 10th एंड आगे चल के जो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन होगा। बिकॉज इन इंडिया आई वुड से एटलीस्ट 99% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो मार्क्स भले ही अच्छे ले आए, ये ठीक है, मार्क्स भले ही 100 में से 100 ले आए, बट उनमें ज़्यादा रोट लर्निंग होती है रादर देन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। एंड यू विल फाइंड कि अगर हम किसी 10th में, जैसे मान लिया बच्चे ने बोर्ड दिया, उसके 1 महीने बाद ही अगर हम सेम टेस्ट उसका ले लें तो वो उसका जो परसेंटेज मार्क्स है वो बहुत ही बुरी तरह ड्रॉप हो जाता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट रट के बस जाके वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दिया फिर भूल गए विदाउट अंडरस्टैंडिंग। IIT जेईई या नीट के अंदर अंडरस्टैंडिंग मैटर्स ए लॉट। तो केवल मैथ्स होना सफिशिएंट नहीं है, मैथ में अच्छे मार्क्स लाना सफिशिएंट नहीं। एक बहुत छोटा सा डेटा ये कि IIT जेईई के अंदर देयर आर समवेयर अराउंड 17-18,000 सीट्स, राइट। बट केवल CBSE बोर्ड में जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, दे आर मोर देन 2 लाख स्टूडेंट। उसके बाद बाकी की बोर्ड्स भी हैं। तो ऐसा लीनियर कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि 100 में से 100 मार्क्स लाना इज नॉट ए गारंटी कि उसका मैथ अच्छा होगा, ये ठीक है। तो इन सब चीज़ों में साइंटिफिक तरीका क्या डेवलप कर सकते हैं कि बच्चा एक बार खुद पूरे जो प्रिपरेशन की जर्नी है, भले वो IIT जेईई की तरफ हो या मेडिकल की तरफ हो, उसका वो फील ले ले, एंड देन ही कैन डिसाइड कि एग्जैक्टली क्या चीज़ उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है या फिर कहाँ वो उसको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि उसके जो पर्सनल परसेप्शंस हो सकते हैं दे माइट बी रॉन्ग जब वो पढ़ना स्टार्ट करे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीम कॉम्पिटिशन लेके आया अपना ब्रिज कोर्स, दैट इज जीत सेतु। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि बच्चे को एक प्रिपरेशन का पीक देना, ये ठीक है, वहाँ पे वो एक बार देख पाए, एक उसको ट्रेलर देना कि इस तरह की लाइफ होगी, इस तरह का अंडरस्टैंडिंग का डेप्थ होगा, और मतलब मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाई जाएगी, बायो इस तरीके से पढ़ाई जाती है आगे चल के, नीट के लिए फिजिक्स
और IIT JEE के लिए जो फिजिक्स है वो इस तरीके से डेप्थ में हमें जाना पड़ता है। तो बच्चा जब एक वो फील ले लेगा देन ही विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि किस तरफ उसका मन लगेगा। तो इसी चीज़ के लिए टीम कंपटीशन लेके आया अपना आइकॉनिक बैच जीत सेतु 2026 एंड इट इज़ ए ब्रिज कोर्स फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट जो 10th से 11th में जाएंगे 2026 में, मतलब दे विल स्टार्ट द 11th जर्नी, जहां इस कोर्स की मदद से थिंग्स विल बिकम क्रिस्टल क्लियर इन हिज आईज के उसे किस डायरेक्शन में जाना है। इस कोर्स के ओवरव्यू लेते हैं। इट इज़ ए ब्रिज कोर्स डिजाइन फॉर द स्टूडेंट ट्रांजिशनिंग फ्रॉम 10 to 11। टारगेट जो है वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जब अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे वो 2028 में देंगे, जेई एडवांस या फिर नीट, जो भी लाइन वो चूज करते हैं। सब्जेक्ट कवर्ड विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो। तो बेसिकली इंजीनियरिंग साइड पे वी नीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड नीट वाली साइड पे वी नीड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो चारों सब्जेक्ट इसीलिए रखा गया है कि उससे दे कैन चूज के मैथ और बायो में से किस साइड जाना है। बैच का जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 9 अक्टूबर 2025। ड्यूरेशन इसका 60 डेज होगा। जो यहाँ पे क्लासेस होगा वो रिकॉर्डेड शेड्यूल क्लासेस आएगा, ऑल्टरनेट डे, एक वीक में 3 क्लास आएगा और 3 दिन क्लास होगा और एक दिन में देयर विल बी 4 क्लासेस, 1 आवर ईच फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। वो एक एक दिन छोड़ के इसलिए दिया गया है क्योंकि ऑफकोर्स बोर्ड से जो यहाँ पे डेप्थ होगा काफ़ी ज़्यादा होगा तो बच्चे को हजम करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। प्लस अगर उसका 10th की जो सिलेबस है वो चल रहा है तो ही कैन मैनेज अलॉन्ग विद दिस, इसलिए ये क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐसे रखी गई है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल्स या किसी भी रीजन से दे आर नॉट एबल टू फिनिश द कोर्स इन दिस स्टिपुलेटेड 60 डेज, तो हम इस बैच का एक्सेस उनको मार्च तक देंगे, मार्च 2026 तक देंगे, ताकि अगर पीछे कुछ बैकलॉग हो गया है तो वो आगे जाके पूरा कंप्लीट करें। मार्च तक का उनके पास टाइम होगा, वो आराम से कोर्स फिनिश करके एंड डिसाइड कर सके कि किस डायरेक्शन में उनको जाना है 11th के अंदर। तो फिर जो क्लासेस शेड्यूल होगा वो तो 9 अक्टूबर से ही शेड्यूल होगा। और जैसे हमने बोला कि डिसिप्लिन बनाने के लिए वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर होगा बट वो शेड्यूल करके देंगे, मतलब पहले दिन हमारा एक लेक्चर अनलॉक होगा एक सर्टेन टाइम पे, फिर दूसरा लेक्चर अनलॉक होगा, फिर तीसरा एंड फिर फोर्थ लेक्चर अनलॉक होगा, फिर नेक्स्ट डे लेक्चर 2 अनलॉक होगा, सेकेंड डे लेक्चर 1 विल बी अवेलेबल। आपको जो एक बार अनलॉक हो गया वो आपके डैशबोर्ड में अवेलेबल होगा, बट फ्यूचर के लेक्चर अनलॉक नहीं होंगे ताकि बच्चे का एक डिसिप्लिन मेंटेन रहे जैसा यूजुअल क्लासेस में होता है। और बाकी जो कोर्स के साथ क्वेश्चंस होते हैं, DPPs हम बोलते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, टेस्ट हो गया, वो सब इसी के अंदर होगा, डाउट क्लियरिंग इसी के अंदर होगा, ताकि बच्चों को वो पूरा इकोसिस्टम की फील आए कि प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा एफर्ट है, ऑफकोर्स जो बच्चा केवल ये सोच रहा है कि अरे 10th में ही हम पढ़ते हैं और बाकी 11th में देखा जाएगा, विज विज एक बच्चा जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है 10th के अंदर ही, तो ही विल बी इन ए एडवांटेजियस पोजीशन इन 11th अगर वो थोड़ा सा होमवर्क अभी कर लेता है तो। कोर्स का जो एक्सेस है वो जैसे हमने बोला कि 31 मई 2026 तक अवेलेबल रहेगा, सॉरी अभी मैंने मार्च बोला था, तो 31 मई 2026 तक अवेलेबल रहेगा। डाउट सॉल्विंग सेशन विल ऑल्सो बी देयर जहाँ पे बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर्स फीस इज बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन करने में ऑफकोर्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, बट हमने एक सिंसियरिटी फीस रखी है 1100, ताकि कोई भी कोर्स को फ्री करने से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे उसको लेके जस्ट डैशबोर्ड में रख लेंगे एंड दे विल नॉट यूज इट। तो वी वांट के केवल सीरियस स्टूडेंट्स आएँ और जो रियली में इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं कि व्हाट इज़ गुड फॉर देम और किस डायरेक्शन में वो जाना चाहते हैं, उसके लिए वो सीरियस हैं, बिकॉज कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स एकेडमिक्स, सीरियस एकेडमिक्स। क्योंकि ये जो 2 साल हैं 11th और 12th के, दे आर द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स करियर। बाकी ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट, मतलब गाना सुनना हो गया, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करना हो गया, वो सब किसी तरह का गेम खेलना हो गया, वो ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट, 2 साल का पॉज ले सकते हैं। बट यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको लाइफ में मैक्सिमम रिटर्न ला के देगा। और जो भी बच्चा इस पीरियड को जिसे बोलते हैं कि अपनी इग्नोरेंस की वजह से या फिर लेथार्जी की वजह से वेस्ट कर देगा, उसको लाइफ में आगे जाके कई गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेम लेवल तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए वी वांट कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड बी सीरियस अबाउट हिज कैरियर, देन ओनली ही विल बी एबल टू परफॉर्म वेल ओवर हियर। तो IOQM या IOQJS वाले बच्चों के लिए इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑफकोर्स आपको प्रूफ देना पड़ेगा उसका। नेक्स्ट इज कोर्स फीचर क्या होगा, स्मूथ ट्रांजिशनिंग है 10th से 11th के लिए, जो मैंने बता दिया है। सब्जेक्ट एवेल्युएशन, बच्चा जैसे हमने बोलते हैं कि 10th तक जो पढ़ाया जाता है उसमें काफ़ी कुछ रट के काम चल जाता है, मतलब
बच्चा विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे बच्चे हमने ये देखे हैं कि वो बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, बट व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। एंड हमने ऐसा भी देखा है कि एक बच्चे के 80% मार्क्स आए थे 10th में, एंड ही इज़ एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। ही इज़ एबल टू, उसकी जो रिसेप्टिविटी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसने पहले से समझ के पढ़ा है। तो यहाँ पे यूल गेट द फील कि भले ही वो मैथमेटिक्स है बट वो बोर्ड से हटके है, क्योंकि यहाँ पे समझने पे स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि जेई के अंदर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पहले से देखे हुए नहीं होंगे। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट तो सबने पढ़ी होगी, बट देयर विल बी सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स जहाँ पे फ्रेश आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में परफॉर्म करने के लिए जो भी थियोरटिकल कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, देन ओनली यू कैन डू इट। फिर ओवरकमिंग चैलेंजेस, मतलब प्रिपरेशन के दौरान ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि किसी का भी प्रिपरेशन बिल्कुल लीनियर होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और बच्चे उसको ओवरकम भी करते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम आती है, कभी हमें सेल्फ डाउट होने लगता है कि व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट और नॉट, कभी हमें लगता है कि इतना प्रेशर हम कैसे ले सकते हैं। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जिस बच्चों से आप compete कर रहे हैं वो आपके ही एज ग्रुप के बच्चे, इफ दे कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट। दिस इज जस्ट स्टेट ऑफ माइंड। तो इस तरह की जो प्रिपरेशन का माइंड सेट होता है, जो चैलेंजेस होता है, दे आर एबल टू सी इट इन लाइफ, एंड देन दे वुड बी बेटर प्रिपेयर टू डील विद इट इन 11th एंड 12th। फिर दिस इज ए काइंड ऑफ अर्ली प्रिपरेशन ऑल्सो, बिकॉज 11th में जब बच्चा जाता है तो देखो 10th से 11th में ह्यूज जंप आता है, इवन बोर्ड लेवल पे भी, और 11th के बोर्ड से IIT JEE के अंदर और भी ज़बरदस्त जंप आता है। तो शुरू में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है इस नई रियलिटी को फेस करने में, उन्हें 6-6 महीने लग जाते हैं इस चीज़ को एडजस्ट करने में। तो अगर हमने ये वाला एक कोर्स कर लिया है, हमारा एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं हो चुका है, तो हमें वो वाला जो टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उसके बाद फिर बैकलॉग चालू हो जाएगा बच्चे का, फिर वो 24 घंटे घूमता रहेगा कि कभी पुराना कंप्लीट करेगा तो आगे वाला कोर्स निकल जाएगा, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये जो विशियस साइकिल 11th में बनता है बहुत सारे बच्चों को जो प्रिपरेशन करते हैं, उसको वी कैन अवॉइड। और एक जो हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन या ओरिएंटेशन हमें मिल गया प्रिपरेशन, तो इट विल गिव यू स्मूथ राइड इन 11th बचे हुए कोर्स को कंप्लीट करने में। ऑफ कोर्स होलिस्टिक अप्रोच है, एंड हर तरह का बच्चा, मतलब ऑफ कोर्स जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसके दिमाग में कुछ डाउट्स आएंगे तो दे कैन इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स जिन्हों को डिकेड्स का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। आपका जो भी माइंडसेट होगा उससे रिलेटेड हमने कम से कम 100, 200, 500, 1000 बच्चे ऐसे ऑलरेडी देख रखे होंगे कि हाउ दे यूज टू थिंक, क्या क्या कंसेप्शन थे, क्या क्या मिसकंसेप्शन थे, क्या क्या उनके स्ट्रेंथ थे, कैसे उनकी थिंकिंग को सही किया जा सकता है। तो यू कैन इंटरेक्ट विद एक्सपर्ट्स अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके डाउट्स है। नेक्स्ट इज पॉइंट्स टू पॉइंटर कि हम और क्या क्या चीज़ सोच सकते हैं। अभी चेंजिंग स्ट्रीम इन मिड 11th, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि किसी भी रीज़न से उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में गए, फिर 11th में जाके उनको फील होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर देम, एंड मे बी दे विल फाइट फॉर 2-3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स तक वो उससे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट व्हेन दे कम टू द कंक्लूजन के ये नहीं चलने वाला है, देन दे चेंज द स्ट्रीम। बट उस टाइम तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होता है। मतलब हम ये बोलें कि 2 साल की जो प्रिपरेशन है, चाहे वो IIT JEE की या है नीट की हो, दैट इज़ प्रिटी एग्जॉस्टिव अलॉन्ग विद अपने बोर्ड्स का जो एग्जामिनेशन है। अगर उसमें से मैंने मान लिया 6 महीने निकाल दिया, वहाँ ट्रैक हमने चेंज कर दिया, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ इम्पॉसिबल, बट जो परसेंटेज है सक्सेस का वो काफ़ी कम है ऐसे बच्चों का जो आगे जाके स्ट्रीम चेंज करेंगे। वैसे भी एक इनर्शिया ही आएगा पहली बार, तो पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, कि नई स्ट्रीम चेंज मत करो, इस तरह का चीज़ आएगा। फिर उसमें बहुत ज़्यादा जो टाइम है जहाँ पे वो अपने स्किल्स को होन कर सकता था, अपनी रैंक को और अच्छा कर सकता था, वो टाइम इज़ वेस्टेड। टेकिंग PCMB इन 11th, कुछ बच्चे या पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि PCMB चारों ही ले लेते हैं, जिस फील्ड में जाना होगा चले जाएगा। दिस इज़ द, आई विल से, सोसाइटल स्टेप। बिकॉज अगर मान लिया आपने मैथमेटिक्स में जाने का सोचा, तो देखो PCM कोई बच्चा चला ले और फुल मेहनत कर ले, बैकलॉग ना हो, अच्छा परफॉर्म करे, दिस इज़ ए ह्यूज टास्क। बिकॉज जैसा मैंने बोला कि 100 में से 100 मार्क्स लाने वाले 2 लाख बच्चे केवल CBSE के अंदर है। तो आपने किस बेसिस पे सोच लिया कि वो चारों जो कोर्स चला लेगा? ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस आर देयर, बट आई एम टॉकिंग इन जनरल। यूजली पेरेंट्स क्या होते हैं, उन्होंने अपने शहर में देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा कि इट इज़ ऑलवेज, मतलब जो भी उनका बच्चा है वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है, बचपन से ही फर्स्ट आया, बट वो बाकी बच्चों के साथ कंपैरिजन हो रहा है।
यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो पूरे इंडिया में जितने स्कूल्स हैं उनके जो टॉपर्स हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे इवन इफ दे आर नॉट टॉपर्स बिकॉज उनको रटने की इच्छा नहीं करती, बट उनका IQ इज़ वेरी शार्प, उनके 80% मार्क्स होगा, 75% मार्क्स होगा, 85% मार्क्स होगा। ऐसे बच्चे भी बहुत सारे फ्रे के अंदर आएंगे फाइट करने के लिए। तो इट दिस पूल विल बिकम वेरी बिगर, आई विल से। IIT जेई में जो सिलेक्शन का रेशियो है जेई के अंदर बोले तो दैट इज लेस देन 2%, मतलब 100 में से 2 बच्चे को ही सीट मिल पाएगा फाइनली। और इसलिए जो हम सारे टॉपर्स को मिला लें, उनको अगर टॉपर्स और इन सब को मिला दें तो 3-4 लाख बच्चे जो सीरियसली तैयारी करेंगे, जिनके 100 में से 100 मार्क्स आए होंगे, उनमें से भी एक सर्टेन परसेंटेज ही सेलेक्ट होगा। तो हम किस बेसिस पे ये बोलेंगे कि अब तक इसने अच्छा किया है तो आगे भी अच्छा कर लेगा, बिकॉज आपने बाकी का कंपटीशन नहीं देखा है। तो दिस इज ए सोसाइटल स्टेप, PCMB वाला चीज। वी शुड डिसाइड कि हमें किधर जाना है। एंड ऑफ कोर्स जो भी हमारा डिसीजन है वो किसी एक एक्सेप्शन पे बेस्ड नहीं हो सकता, बिकॉज डेफिनेटली देयर आर सम पीपल जिन्होंने PCMB लेके दोनों एग्जाम क्रैक किए, बट ऐसा बच्चा जिसने दोनों एग्जाम क्रैक किए होंगे, आई कैन गिव यू काइंड ऑफ गारंटी कि उसका साइन 10th से पहले ही मिल गया होगा। उसने डेफिनेटली कोई ना कोई ओलंपियाड अच्छी तरीके से क्रैक कर रखा होगा, वो उस लेवल पे बच्चा होगा। तो दैट इज एन एक्सेप्शन। हम उसको अपने बच्चे के ऊपर डाल के उस पर अननेसेसरी बर्डन नहीं डाल सकते। पहले तो PCM, या अगर उसमें इंजीनियरिंग फील्ड में जा रहा है तो PCM ही उससे मैनेज हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बायोलॉजी और हमने एक्स्ट्रा रख दिया तो उसको तो हमने बहुत पीछे धकेल दिया। तो अगर ऐसे बच्चे की रैंक आ भी गई, मान लिया 8,000 रैंक आ गई, तो हो सकता है कि उसका जो पोटेंशियल था वो 500 रैंक लाने का था और हमने उसको बहुत पीछे भेज दिया, 8,000 रैंक पे आ गया। और रैंक के हिसाब से ही आपको इंस्टीट्यूशन एंड ब्रांच मिलता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। 10th मार्क्स आर नॉट द राइट इंडिकेटर। जैसे हमने बोला कि 10th तक के मार्क्स तो काफ़ी जो सीरियस बच्चे होते हैं, डिलीजेंट बच्चे होते हैं, वो पिछले 8-10 साल के पेपर कर लो और रट लो तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया। अगर ऐसा होता 10th के मार्क्स, इवन जो 12th के मार्क्स होगा, दे आर नॉट द राइट क्राइटेरिया, बिकॉज एग्जाम का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो बिल्कुल अलग है। एंड यू विल फाइंड कि ऐसा नहीं कि जो CBSE के टॉप 10 टॉपर्स हैं वो जेई के भी टॉप 10 है। टॉप 10 छोड़ो, टॉप 100 में भी होगा, ऐसा नहीं होता है ये, ठीक है। देयर विल बी ह्यूज वेरिएशन। तो जो बोर्ड की पढ़ाई है और जो जेई की पढ़ाई है, दैट इज टोटली डिफरेंट। बोर्ड्स में सेट पैटर्न्स आता है, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग वी कैन स्कोर वेल, बट जेई या फिर नीट में इट इज नॉट पॉसिबल। वी विल सी व्हेन इट विल हैपन। एटीट्यूड इज जस्ट लाइक कि अपनी टेंशन को फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करना। तो ये जो लेथार्जिक एटीट्यूड है, ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ से हम जितना जल्दी डील करेंगे हमारे पास उतना ही ज़्यादा टाइम होगा कोर्स करेक्शन का, किसी ज़्यादा एनालिसिस का। जितना हम डिले करेंगे वी विल पे फॉर इट। व्हाट गेट टाइम टू सेटल इन 11th का मैंने जैसे ये बोला कि कुछ बच्चे ये सोचेंगे ठीक है हम 11th में एडमिशन लेंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे, फिर 1-2 महीने बाद वो सोचेंगे। तो देखो, जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है, सेम IQ का है, डेफिनेटली ही विल हैव एन एज। और ऐसे भी लाखों बच्चे होंगे ये, ठीक है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि अगर हम अपनी मेहनत करने को, एनालिसिस करने को, ये ठीक है, रिसर्च करने को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन करें तो वी आर लूजिंग अ वेरी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जिससे कहीं ना कहीं हमारी रैंक में डेंट तो डेफिनेटली लगेगा। फिर दिस आई ऑलरेडी से देयर इज ए ह्यूज जंप फ्रॉम 10th to 11th एंड फर्दर ह्यूज जंप फ्रॉम 11th बोर्ड टू जेई प्रिपरेशन। मतलब हम केवल बोर्ड की प्रिपरेशन को एक्स्ट्रापोलेट करके नहीं देखें, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा और भी स्किल चाहिए होती है। नेक्स्ट इज टाइम्स आर चेंजिंग। डेफिनेटली जो अभी तक के सेट पैटर्न्स थे उससे अब जो फ्यूचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। जैसे एक बहुत ज़्यादा सेट पैटर्न था कि अगर नीट में एडमिशन नहीं हुआ तो हमें MBBS के लिए बाहर भेज देंगे। तो यू विल फाइंड कि इन कमिंग ईयर्स इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। मतलब बाहर भेज भी दिया, बाहर आपको जॉब मिलेगी नहीं, या फिर कुछ लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते थे कि वहीं पे जॉब लेके सेटल हो जाएंगे US में या फिर यूरोप वगैरह में। तो उसके साइंस अब दिखने चालू हो गए हैं। बाय द टाइम यू विल बी इन द कॉलेज और यू विल बी कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज, फुल फ्लेज्ड हमें ये दिख जाएगा कि जो भी वेस्ट की स्टोरी है या फिर जो US की स्टोरीज है, दे आर काइंड ऑफ ओवर। वहाँ पे जो बच्चे लाखों की फीस खर्च करके वहाँ पे जाते थे, लोन ले लेके जाते थे कि वहीं सेटल हो जाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये क्लियर कट 1-2 साल के अंदर दिख जाएगा कि पहली बार तो यहाँ से ऑलमोस्ट कोई बच्चा जाएगा ही नहीं, और जो जा भी रहा है उसको ना तो वहाँ जॉब मिलेगा ना इंडिया में वापस आके जॉब मिलेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता था अगर बाहर से डिग्री लेके आए तो इंडिया में उस डिग्री की वैल्यू होगी, आगे चल के विद इन 3-4 ईयर्स इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। दिस वी शुड अंडरस्टैंड। पूरी मैं मतलब इंडिया का हूँ, मैं इसलिए नहीं बोला हूँ, बट
अगर आप डीपली रिसर्च करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि जो सबसे ज़्यादा यंगर पॉपुलेशन है, अमाउंट ऑफ पीपल है, वो इंडिया में ही है। तो सारे बिजनेस विल गो टू इंडिया एंड जो नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी है वो इंडिया से ही बिल्ड होगी। तो जो लोग इस तरह की चीज़ें सोचते थे या फिर फॉर एग्जांपल एमबीए के लिए सोचते थे, एमबीए इज़ काइंड ऑफ आउट ऑफ फैशन नाउ डेज। यू विल सी के आईआईएम जैसे लोग भी, जहाँ जो पहले हाईली कोवेटेड चीज़ थी, लोग जैसे बोलते हैं ना कि बचपन से वो सपना पालते हैं कि मेरे को इस आईआईएम में जाना है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि कपल ऑफ आईआईएम आर गिविंग advertisement for the first time because they are facing problem in getting talented students in their enrollment। या फिर एआई का जो एडवेंट है उसकी वजह से जो बहुत तरह की आईटी जॉब्स थी बिल्कुल लोअर लेवल पे, डेफिनेटली जो एआई या एमएल वाली जो टॉप जॉब्स हैं वो तो रहेंगी आगे चल के, और वो काफ़ी हाई पेइंग भी होगी, बट दैट विल बी ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। जो मीनियल जॉब्स थी दे विल बी काइंड ऑफ गॉन, मैक्सिमम जॉब। तो देर विल बी ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कहीं से भी बीटेक कर लो, सीएस में कर लो तो हो जाएगा, आगे चल के उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। या फिर जैसे टैग वैल्यू हो गया, टैग वैल्यू का डेफिनेटली अभी एक यूटिलाइजेशन है, बट अगर जो बच्चा समझ के पढ़ रहा है, जिसको नॉलेज है, मतलब दिस इज माई पर्सनल थिंकिंग के गोइंग इन टू द फ्यूचर इट विल हेल्प हिम अ लॉट। आपका टैग क्या है वो बहुत ज़्यादा मैटर शायद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर मान लिया कोई कंपनी को एक बंदा हायर करना है तो ही कैन मतलब दे कैन नॉट गो थ्रू लैक्स ऑफ रेज्यूमे टू अंडरस्टैंड कि किसको कितना आता है, बट एआई की हेल्प से अब वो किया जा सकता है। तो इसलिए अभी तक तो कंपनियां यूजली क्या करते हैं कि दे विल गो टू आईआईटीज या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कि अगर बच्चे ने प्रिपरेशन करके इसके एग्जाम क्लियर करके यहाँ पहुंचा है तो उसका आईक्यू अच्छा होगा ही होगा। इस तरह के फिल्टर्स लगाने के लिए फिर वहाँ जाके वो सीजी का फिल्टर लगा देते हैं कि सीजीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए। बट अब एआई से आई एम श्योर कंपनी विल अडॉप्ट दिस, कि जिसको नॉलेज है चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से है, ही शुड गेट द जॉब, एंड धीरे धीरे ये होगा इन माय ओपिनियन। सिविल सर्विसेज में भी मतलब देयर आर काइंड ऑफ टॉक्स के लेटरल हायरिंग होती है, और जो किसी भी प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का है उसमें जो इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड का ही एक्सपीरियंस है डेकेड्स का, उसको वो टॉप पोस्ट पे लाने की कोशिश करें, और ऐसा इन माई नॉलेज काफ़ी जगह पे ऑलरेडी चल भी रहा है। तो सिविल सर्विस एज ऑफ नाउ इज ऑफकोर्स नॉट डेड, बट इन कमिंग ईयर्स देर इज सम अनसर्टेनिटी अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जो भी अपना करियर है उसको बहुत सोच समझ के ऐसा करियर चूज करें जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रास्ते खुले हुए हों। मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आई एम टेलिंग यू कि इवन आप सिविल सर्विसेज में भी देखोगे तो यू विल फाइंड कि टॉप 20 में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स ही हैं, बिकॉज वंस अ स्टूडेंट स्टडी मैथ काइंड ऑफ, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बाकियों को नीचे की कैटेगरी में रख रहा हूँ, बट अगर किसी बच्चे का लॉजिक अच्छा है और मैथ्स अच्छा है तो किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है, दैट यू मस्ट हैव सीन। तो आई होप जब भी आप डिसीजन लोगे तो ये सारी चीज़ें जरूर ध्यान में रखेंगे। तो विल कम टू द एंड ऑफ दिस, थैंक्स अ लॉट एंड आई होप इट वाज यूजफुल। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल ट्राई टू आंसर दिस। इस जीत सेतु कोर्स में इनरोल करने के लिए या फिर किसी भी तरह का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट आर सपोर्ट नंबर पे, दैट इज tetra8tetra021। और इस कोर्स में इनरोल करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए यू कैन गो टू दिस i.competition.com, जहाँ पे जीत सेतु 2026 बैच होगा। किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टैक्ट आर सपोर्ट नंबर। ऑल द वेरी बेस्ट।